नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आपका अपने YouTube चैनल पायलट सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास का क्लास नंबर 2 है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास को किस तरीके से पढ़ना है, किस सिलसिलेवार तरीके से आपको प्रारूप उसका बना के मैंने आपको दिखाया था, कैसे आपको तैयारी करना है। तो उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया था, जिसमें मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों जो उसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था प्राग ऐतिहासिक काल। जो हमारा पहला इतिहास का वर्गीकरण मैंने करके आपको बताया था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज मैंने बताया था कि इतिहास कालखंड का वो समय जिस समय कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। तो ऐसे इतिहास इतिहास कालखंड को हम लोगों ने क्या बोला था, प्राग ऐतिहासिक कालखंड। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पाषाण काल। पाषाण काल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्राग ऐतिहासिक काल का। दोस्तों, पाषाण काल कौन सा काल है? दोस्तों, पाषाण काल इतिहास कालखंड का वो समय अवधि रहा है जिस समय मानव अपने जरूरत के लिए पत्थर के औजार और हथियारों का इस्तेमाल करता था। ऐसे समय या कालखंड को पाषाण काल बोला गया। दोस्तों, पाषाण काल मानवों द्वारा व्यतीत किया जाने वाला सबसे ज्यादा लंबा समय रहा है पाषाण काल में। इसीलिए इसको फर्दर स्टडी के लिए हम इसको आगे 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग इसका क्या कहलाएगा, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा इसका सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। तीसरा इसका कालखंड कहलाएगा नव पाषाण काल। और चौथा और लास्ट वाला कहलाएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है, इसका समय अवधि है 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, ये समय अवधि घट रहा है क्योंकि ये जो समय का मापदंड है, ये किसमें है, ईसा पूर्व में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, समय अवधि घटता जाएगा। तो पूरा पाषाण काल दोस्तों कौन सा समय अवधि रहा है? दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो समय ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मानवों द्वारा किस कालखंड में सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत किया गया। तो आंसर याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल समय अवधि ऐसा रहा है जिसमें मानव या आदि मानव बोल सकते हैं आप, प्राचीन मानव ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। दोस्तों, इस पूरा पाषाण काल की खास बात क्या थी? दोस्तों, इस समय सबसे खास बात ये थी कि इस समय का जो मानव था वो कैसा था, खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब कि वो खाने की तलाश में दर दर भटकते रहते थे। तो उनका व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय? क्योंकि इस समय के मानव, जो प्राचीन मानव जिनको आदि मानव भी कहा जाता है, ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो शिकार करने की वजह से इनको आखेटक के नाम से भी हम जान सकते हैं। और वो जो जानवरों का शिकार करते थे उसी को खाते थे और बाद में उसी को खाद्य को स्टोर करके रखते थे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक भी बोला जाता है। खाद्य संग्राहक। तो 3 बातें याद रखेंगे मेन, कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे कैसे थे, खाना बदोश। दूसरा, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये शिकारी थे, इसलिए इनको आखेटक भी बोला जाता है। और ये जो भी शिकार करके खाना या जानवरों का शिकार करते थे उनको स्टोर करके रखते थे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक भी बोला जाता है। दोस्तों, पूरा पाषाण काल के दौरान जो मानव द्वारा सबसे बड़ी उपलब्धि थी या जो सबसे बड़ी खोज की गई, वो क्या थी, आग। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही किया गया, जो कि आदि मानवों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दूसरी चीज याद रखिए दोस्तों कि क्योंकि प्राचीन मानव का जो साक्ष्य मिलता है वो पूरा पाषाण काल में ही मिलता है। तो याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि मानवों का प्राचीन मानव का पालना किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले मानवों के साक्ष्य कहाँ पे मिलता है प्राचीन मानव का? तो याद रखिएगा, अफ्रीका को प्राचीन मानव का पालना। पालना मतलब क्रेडल, जो बच्चों का झूला होता है, ऐसे इसको बोलते हैं कि जो प्राचीन मानव का पालना किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि सभ्य मानवों के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो याद रखिएगा, मध्य एशिया में सभ्य मानवों का साक्ष्य मिलता है। मध्य एशिया में सभ्य मानव और प्राचीन मानवों का जो साक्ष्य मिलता है, जिसको पालना भी कहते हैं मानवों का, मानव सभ्यता का, उसको अफ्रीका कहते हैं। ये हो गए पूरा पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल में, यहीं पर देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि रहा है दोस्तों, वो कब से कब तक रहा है देखते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि रहा है वो 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, इस समय की अगर हम खास बात बात करें
तो इस समय मानवों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो क्या थी कि मानवों ने अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार के बारे में मानवों को जानकारी थी। और दूसरा, इस समय का जो मानवों के पास जो पत्थर या पाषाण के जो हथियार थे या औजार थे वो कैसे थे, साइज में छोटे थे पूरा पाषाण से, इसलिए इस समय के जो औजार थे इनको माइक्रोलीथ बोला जाता था। एक बात और दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल में जो मानव पत्थर या पाषाण का औजार या उपयोग करता था, औजारों का उपयोग करता था, वो कैसे होते थे, साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते वो औजार जो पत्थर के औजार थे उसके साइज छोटे होते गए, इसलिए इसको माइक्रोलीथ, लीथ मतलब पत्थर, माइक्रो मतलब छोटे। तो मध्य पाषाण काल का समय अवधि कितना रहा है, 5000 से 12000 से 5000 ईसा पूर्व। और इस समय मानव की उपलब्धि क्या थी कि इस समय मानवों ने अंत्येष्टि संस्कार के बारे में उनको जानकारी थी, और इस समय के जो पत्थर जो औजार थे उनके वो छोटे थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ बोला जाता है। दोस्तों, अगला जो वर्गीकरण था हुआ था नवपाषाण काल का, इसका समय अवधि रहा है 5000 से 3000 ईसा पूर्व। दोस्तों, नवपाषाण काल में क्या खास बात थी, नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण में मानव ने सबसे पहली बार कृषि एवं पशुपालन सीख लिया था। यानी कि इस समय में ही मानवों को कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तथा इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि नवपाषाण काल में मानवों ने पहिया तथा घड़े, यानी कि मन का भी बोल सकते हैं और इसको घड़ा भी बोल सकते हैं, घड़े के बारे में मानवों को जानकारी थी। दोस्तों, कृषि के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम देखा गया है कृषि, सबसे पहले कृषि जो मिलता है वो कृषि के साक्ष्य मिलता है, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ। सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं मानवों द्वारा, वो ईरान में जौ के साक्ष्य मिलते हैं। फिर उसके बाद पीओके में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच में गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। और तीसरा है कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जो कि प्राचीन नाम इलाहाबाद था, वहां पे कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और ये सभी के सभी 7000 ईसा पूर्व यानी कि 7000 बीसी में थे। परंतु अगर हम अभी लेटेस्ट बात करें तो इस समय एक और साक्ष्य मिलता है उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में एक लहुरा देव नामक स्थान पर, यहाँ पे सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यही इसी को ये कब मिला, ये मिला लगभग 8000 बीसी में, यानी कि 8000 ईसा पूर्व में। तो सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य तो ये माने जाते थे, जो कि लगभग 7000 बीसी में मिले, ईरान में जौ, मेहरगढ़ में गेहूं, कोल्डिवा में चावल। परंतु अभी तात्कालिक सर्वेक्षण के आधार पर लहुरा देव में देखा गया खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो कि 8000 ईसा पूर्व में। लहुरा देव कहाँ है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। दोस्तों, अब ताम्रपाषाण की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण की बात करें अगर, तो ताम्रपाषाण को ही इसको चिल्कोलिथ भी बोलते हैं। पहले तो इसका नाम ये भी याद रखिए, चिल्कोलिथ। और इस समय ही चिल्कोलिथ का मतलब मानवों के पास इस समय जो औजार थे वो पत्थर के साथ साथ तांबे की भी मानवों ने खोज कर ली, इसलिए इसको ताम्रपाषाण भी बोलते हैं। और तांबे की खोज होने के साथ में इस दौर में औद्योगिकीकरण शुरू हो चुकी थी, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका विस्तृत रूप कहाँ देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि हम आगे बात करेंगे, आगे की वीडियो में सिंधु घाटी पर ही आएंगे। तो जो जिसका विस्तृत रूप कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिलता है। तो ये दोस्तों हमारा एक क्लास